नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत संविधान की अनुसूचियों के बारे में। टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। सभी अनुसूचियों को अच्छे से देखेंगे और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखते जाइए। एक बार इस वीडियो को अच्छे से अगर देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो दोबारा से वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, चलिए पहले अनुसूची हम लोग देखते हैं। संविधान की पहली अनुसूची, इसमें क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों मतलब टोटल 28 राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश 8 जो हमारे भारत में हैं, और उनकी जो सीमा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ये प्रथम अनुसूची में हैं। ठीक है ना। तो पहली अनुसूची जो है इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और भारत की सीमाओं के बारे में लिखा गया है। और दूसरी अनुसूची के बारे में अगर देखें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, देखिए पहले अनुसूची तो अपन ने देख लिया कि मतलब क्या है, संघ के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और सीमाओं के बारे में लिखा हुआ है। और उससे पहले एक नोट देख लीजिए, संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उससे पहले भी दिल्ली ही राजधानी थी, परंतु जो है संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। समझ पा रहे हैं। ये जो दिल्ली जो है, दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया था जब जॉर्ज पंचम आए थे। तो पहले कलकत्ता थी 1912 से पहले। ठीक है, देखिए पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया कि संघ के राज्यों और आपके क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। और दूसरी अनुसूची में सेम चीज़, उनके जो आपके राज्य के पदाधिकारी रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, लोग इस तरह के अलग अलग उपराष्ट्रपति हो गए, इन सब चीज़ों की जो हैं उनके वेतन और भत्तों, उनको कितना पेंशन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, दूसरी अनुसूची में हैं। ठीक है, तो वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित कौन से अनुसूची में प्रावधान है, द्वितीय अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है, आपके राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के और उनके सीमाओं के संबंध में पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में आपका ये सारी हो गई चीज़ें। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान दिया गया। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं आपके, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब लोगों के शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख मतलब इन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा, कैसे शपथ लेंगे इन लोगों को, ये सारी चीज़ें जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यभाषा में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची आपकी होगी। पांचवी अनुसूची में देखिए क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुसूचित जाति होती हैं, पिछड़ी जनजातियां होती हैं, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है इसके अंतर्गत पांचवी अनुसूची में। ठीक है, और छठवीं अनुसूची में क्या है, छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रावधान तो इसमें भी है जनजातियों के लिए, लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं आपके, ध्यान रखिए, राज्यों के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्य हैं। इन राज्यों के ध्यान रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो आपके टोटल 4 राज्य हैं, इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन बनाया गया क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ और भी ज़्यादा पिछड़ी जनजातियाँ हैं, तो इनके प्रशासन के लिए स्पेशल आपकी अनुसूची बनाई गई है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छठवीं मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के लिए कौन से अनुसूची में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, तो ये आपकी छठवीं अनुसूची है। इसमें आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रशासन के संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देखिए मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली अनुसूची में मैंने आपको क्या बताया, राज्यों के और सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची हो गई। दूसरी अनुसूची क्या हो गई, वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची क्या है, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया, तीसरी अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, अलग अलग जगह के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों का। पांचवी अनुसूची में आपके मैंने बताया अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख है, लेकिन छठवीं अनुसूची स्पेशल अनुसूची है, इसको आपको डेफिनेटली, जो मैंने रेड कलर में दिखा के रखा है, आपको हाईलाइट करके रखा है, उनको आपको डेफिनेटली याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा में छठवीं अनुसूची में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ठीक है, और सातवीं अनुसूची में क्या है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है।
कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का मतलब क्या हुआ कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कुछ शक्तियां राज्य के पास होंगी। जो शक्तियां, जैसे मान लीजिए भारत तो आपका पता है आपको राज्यों का संघ है, यानी कि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं और सबको मिला के ये हमारा भारत देश बनता है। तो भारत में जो केंद्र सरकार होगी ये छोटे छोटे राज्यों को कंट्रोल करेगी, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि इन राज्यों को भी फ्रीडम दी गई है, यानी कि छोटे कुछ अधिकार दिए गए हैं कि ये अपने लिए भी नियम कानून बना सकते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था की गई है ये 7वीं अनुसूची में की गई है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है इसी में ये सब चीज़ें दी गई। इनमें 3 अनुसूचियाँ, मतलब 3 छोटी छोटी सूचियाँ बनाई गई, जिन जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। संघ सूची का मतलब उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे गए, सब्जेक्ट यानी विषय, टोटल 100 विषय रखे गए हैं संघ सूची में, जिसमें केंद्र सरकार आपको नियम कानून बनाएगी और उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे विदेशी मामले हो गए, युद्ध हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेल परिवहन, जनगणना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये संघ सरकार यानी कि मतलब केंद्र सरकार इस पर नियम कानून बनाएगी। संघ सूची के अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई हैं। इसको ध्यान रखने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि संघ सूची मतलब केंद्र सरकार मतलब बड़ी चीज़ मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें रहेंगी, युद्ध दूसरे देशों के साथ हो गया, विदेशी मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि, इस तरह की चीज़ें जो है केंद्र सरकार बनाएगी नियम, और ये संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, जनगणना संबंधी। और दूसरी चीज़ राज्य सूची में क्या रखा गया है, तो राज्य सूची के अंतर्गत जो छोटी चीज़ें हैं, राज्य सरकार के लेवल की चीज़ें हैं। जैसे देखिए इस सूची में टोटल 61 विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, अपने हिसाब से कानून बनाएगी। यही फ्रीडम दी गई है राज्य सरकार को। ये जो टोटल 61 विषय हैं उसमें से मुख्य फेमस विषय कौन कौन से हैं? जैसे कृषि हो गया, पुलिस हो गई। पुलिस को कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है, यानी कि पुलिस जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इस तरह से आप देखते होंगे अलग अलग पुलिस राज्य के हिसाब से रहती है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो सिंचाई हो गया, पंचायती राज्य चुनाव भी राज्य सरकार करवाती है। ये जो चीज़ें हैं राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई हैं। उसी प्रकार से समवर्ती सूची होती है, तीसरी सूची। इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विषय बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका टोटल 52 विषय हैं, ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार इस पर विषय बनाएगी और राज्य सरकार को सौंपेगी कि हमने ये नियम बनाया है, ये कानून बनाया है, आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो ना फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए राज्य सरकार को अच्छा लगता है तो राज्य सरकार फॉलो करेगी। अगर राज्य सरकार को लगता है कि हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, हम अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, तो राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है। ये चीज़ें समवर्ती सूची में आती हैं। जैसे शिक्षा जो है ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का भी विषय नहीं है, समवर्ती सूची में रखा गया इस चीज़ को। समवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा बोलेगी कि हम ये कानून बना रहे हैं। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है तो केंद्र सरकार ने आपको बता दिया कि इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन जिन राज्य सरकार को अच्छा लग रहा है तो राज्य फॉलो कर रहे हैं, और जिन राज्यों को अच्छा नहीं लग रहा है वो लोग इसमें कुछ सुधार के साथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर जो राज्य हैं अभी वर्तमान में इसको मान ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जनसंख्या नियंत्रण हो गया, मजदूर संगठन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए शुरू में जो थी टोटल 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में क्या है आपकी 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ आपको बाद में जोड़ी गई संविधान के, ठीक है ना। तो जब आपकी 8वीं अनुसूची जो थी इसमें भाषाओं से संबंधित उल्लेख है। टोटल कितनी भाषाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। टोटल 22 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में संविधान के अंतर्गत, ठीक ना। लेकिन जो पहले अनुसूची में कितने, मतलब पहले जब संविधान बना था उसमें कितनी भाषाएं थी? टोटल 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत सिंधी को सबसे पहले संविधान में जोड़ा गया। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान में जोड़ी जाने वाली, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाने वाली पहली भाषा कौन थी? सिंधी थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई, ठीक है। फिर कब हुआ? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो जनजाति, मतलब बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। इसको ध्यान रखिए, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, शुरू में 14 थी। पहली जोड़े जाने वाली भाषा कौन सी थी? सिंधी थी, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या चीज़ें हैं? 9वीं अनुसूची में मैंने बताया आपको अलग से जोड़ी गई है। जो प्रथम संविधान संशोधन यानी पहला ही संविधान संशोधन करना पड़ा इसके लिए, 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें क्या स्पेशल प्रोविजन किया गया है ये देखिए। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। समझ पा रहे हैं बात? तो जो पहले क्या था, जब अंग्रेज आज़ाद हुए तो आपका नया अपना देश बना,
उसमें ये जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास विशेष बहुत सारी संपत्ति थी, कुछ लोगों के पास, बहुत सारे लोग गरीब थे। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, ये आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया, भूमि सुधार। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए कि भूमि सुधार संबंधित कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है। इसमें क्या है, जो जिन लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति थी, भूमि थी, उनको अधिग्रहित कर लिया गया और बाद में उन लोगों जो गरीब लोग थे उनके बीच में बांट दिया गया इस समिति। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, देखिए पहले 9वीं अनुसूची में ही, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखिए। इस अनुसूची में संबंधित विषय जो हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। किस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जो संबंधित विषय हैं, जब तक कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिए। चलिए 10वीं अनुसूची को और देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, यह संविधान के 52वें यानी 52 में संशोधन में जोड़ी गई 1985 के द्वारा। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल क्या होता है, दल बदल ये होता है कि एक पार्टी का कोई नेता है जो कि दूसरी पार्टी में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इस तरह के जो कांड होते हैं इनको रोकने के लिए ही 10वीं अनुसूची बनाई गई है। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, ये 10 लिखा हुआ है, 10 में भी द है और यहाँ दल बदल में भी द है, तो इसको याद रखने का ये ट्रिक है। इसको आप दिमाग में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से, याद हो जाएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, और ये याद रखना ही है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछे जाएगा ही। ये जो मैंने रेड में हेडलाइट करके दिखाया आपको, इसको जरूर याद रखना है। अब 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पहली बात तो इस अनुसूची को 1993 में हुई, दोनों ही 1993 में 11वीं और 92वीं अनुसूची दोनों को जोड़ा गया। ठीक है, 1993 में ही हुई, लेकिन ये कुछ महीने के डिफरेंस में। 11वीं अनुसूची में जो है ग्रामीण, देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषय मतलब आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट। इसमें जो है ग्रामीण पंचायत अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है। तो 29 विषय टोटल दिए गए पंचायतों को, और पंचायत जैसे ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत जो है ये आपकी बनाई गई कब, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के अंदर 1931 में। समझ में आ रही बात, ध्यान से वीडियो को देखिए और जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित दिया गया। उसी तरह से 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। देखिए, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये जो सब्जेक्ट थे इनको नगर निगम और नगर पालिका में जोड़ा गया। मतलब नगर पालिका बनाया गया, क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट रहती है बहुत बड़ी, वहाँ से उन सब चीज़ों को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो छोटे लेवल पे हर गांव में अलग अलग पंचायत बनाए गए। उसी तरह से शहरी क्षेत्र के लिए हर शहर में आपके नगर निगम बनाए गए, नगर पालिका बनाए गए, ताकि उनको रूल करने में, अच्छे से विकास करने में हेल्प हो सके। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान से इसलिए इजीली ध्यान रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची आपकी किसकी, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, वीडियो को अगर आप नहीं आया है तो करके देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छा समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। समझ पा रहे हैं, ठीक है, तब तक मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।